नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 13 दिसंबर 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है प्रवासी साहित्य में भारतीयता करी भाग 2, जिसे लिखा है हमारे सह संपादिका तथा संयोजक नवरंग रेणुका अस्थाना जी ने। आज बात करते हैं प्रवासी साहित्य का। प्रवासी साहित्य में प्रवासी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रवासी जो लोग अपने घर बार छोड़ के काम काज के लिए किसी दूर दराज जगह में रहने लगे, जिन्हें अपना घर चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है, उन कष्टों को झेलना पड़ता है, फिर भी अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं, यही प्रवासी हैं। पर आज वैश्वीकरण की व्यवस्था ने प्रवास की गति को तेज कर दिया और संचार माध्यम आवागमन के साधनों ने भी दूरिया को समेटा है। तो आज जानते ही संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। प्राचीन काल से ही मनुष्य कभी व्यवसाय, कभी अपने खुशहाल जीवन की तलाश में एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक देश से दूसरे देश को जाता रहा है। पर इधर बीच औद्योगिक क्रांति ने और वैश्वीकरण की व्यवस्था ने प्रवास की गति को तेज कर दिया है। संचार माध्यमों और आवागमन के साधनों ने भी दूरियों को समेटा है, जिससे प्रवास में लोगों की रुचि बढ़ी है। हमारे समाज और पश्चिमी समाज में बहुत बड़ा अंतर है, जीवन मूल्यों का, सामाजिक मान्यताओं का। इसलिए हमारे देश के लोग बाहर जाकर बस तो जाते हैं, कारण चाहे उच्च शिक्षा हो, नौकरी हो या व्यवसाय हो, पर अपनी मूल संस्कृति से न टूट पाते हैं और न ही जहाँ वो बसते हैं वहाँ की संस्कृति से पूरी तरह जुड़ पाते हैं। और इन दोनों स्थितियों में वे मानसिक द्वंद्व के शिकार होते हैं। दूसरा, जब पीढ़ियाँ बदलती है तो उनके बीच सांस्कृतिक और परिवेशगत अंतर होते हैं। अंतर होने के कारण पीढ़ीगत अंतर भी बढ़ने के लगता है, जिससे दो भिन्न दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं। फलस्वरूप तनाव, टकराहट की स्थिति जन्म लेती हैं। इन सारी स्थितियों को हमारे आज के प्रवासी रचनाकार अपनी रचनाओं में बहुत स्वाभाविक ढंग से लिख रहे हैं और खूब लिख रहे हैं, जिन्हें पढ़कर ये आभास होता है कि किस तरह आकर्षण, पैसा और विदेशी संस्कृति का आधा अधूरा अपनाता हमारा प्रवासी समाज, या उसको देख सुनकर हमारा भारतीय समाज भी किस तरह भटक रहा है। ये सारी स्थितियाँ लेखकों की रचनाओं के माध्यम से सामने आ रही हैं। महेंद्र दवेशर, सुधा ओम ढिंगरा, योगेंद्र नागपाल, हंसादीप, सुदर्शन या प्रियदर्शनी की कहानियों को जब हम पढ़ते हैं तो हम उनमें मानवीय संवेदनाओं के साथ साथ मनोवैज्ञानिक तथ्यों को भी पाते हैं। जितेंद्र शर्मा, जाकिया जुबेरी, अर्चना पेन्यूली और अनिल प्रभा कुमार का लेखन हमें एक तरफ पीढ़ीगत अंतर को दिखाता है तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी और पश्चिमी समाज की सभ्यता के अंतर को भी बहुत ही बारीकी और स्वाभाविकता से उकेरता है। दिव्या माथुर, कादम्बिनी मेहरा, पुष्पा सक्सेना की कहानियों को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हम मनुष्य के उन संबंधों को पाते हैं जो धीरे धीरे करके खोखले होते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं। कहीं बेगानी धरती का खौफ है तो कहीं अपनी धरती की सुगंध से बिछड़ जाने का क्षोभ। ऐसा भी नहीं है कि वे इस क्षोभ को पालकर ही जी रहे हैं, वे खुशहाल भी है क्योंकि उनके पास अपनी उपलब्धियां हैं। पर जब बात प्रवासी साहित्य में भारतीय की आती है तो न चाहते हुए भी हमारा मन अभिमन्यु अनंत, रामदेव सिंह, धुरंधर, भानुमति नागदान जैसे उन संघर्षशील रचनाओं या रचनाकारों पर जाकर केंद्रित हो जाते हैं, जिन्होंने अपने लेखन से अपने देश की संस्कृति और अपनी भाषा को पीढ़ियों दल बदलने के बाद भी संजोए रखा है। जबकि इनके सामने जीवन के लिए कठिन संघर्ष थे और इनके पहले भी पीढ़ियों के पास यातनाएं थी, क्योंकि वे आज के समय की तरह वैश्वीकरण या औद्योगिकीकरण के कारण नहीं गए थे,
वे गए थे फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बद्दुआ मजदूर बनकर। ऐसे बंधुआ मजदूर जिन्हें अच्छी मजदूरी का सुंदर भविष्य का सपना दिखाकर ले जाया गया था, पर वहाँ क्या मिला उन्हें? हार, तोड़ती मेहनत, अपमान, भूखा, अपने लोगों का क्रय विक्रय, वेश्यावृत्ति की मजबूरी और इन सब के साथ जानवर से भी बदतर जीवन का अभिशाप। अभिमन्यु अनंत, रामदेव सिंह, धुरंधर और भानुमति नागदान जैसे लेखक इन्हीं के बीच जन्मे, जिन्होंने परियों की कहानी या लोरी नहीं सुनी, ना ही इनके घरों में सुंदर स्मृतियों का इतिहास था। वहाँ तो यातना थी कहानी दर कहानी की, पूर्वजों के साथ आई रामायण महाभारत की। वहाँ होली, चैता, विरह जैसे गीत थे और थे अपनी मिट्टी की तेज त्यौहार और उसी में रचे बसे जीते हुए लोग। शायद इसलिए मॉरिशस, त्रिनिदाद, सूरीनाम जैसे देशों में जन्मे लेखकों में भारतीयता पूरी तरह से आज भी पढ़ने को मिलती है। हम यदि अभिमन्यु अनंत की लाल पसीना को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें उनके पूर्वजों के संघर्ष की कहानी है। उन पूर्वजों की जिन्होंने अपनी कठिन या कठिन नहीं नरकीय परिश्रम से मॉरिशस की चट्टान जमीन को समतल बनाकर गन्ने की लहराती खेती में बदल दिया और वो ज़मीन देखते ही देखते सोना उगलने लगी, जो आज भी वहाँ अर्थव्यवस्था का सुदृश्य आधार है। पर जिन प्रवासी मजदूरों ने अपने खून पसीने से वहाँ भी चट्टानों को उर्वरा बनाया था, उन्हें जानवर से भी ज़्यादा बदतर समझा गया। शोषकों ने मनुष्य को मनुष्य समझा ही नहीं और उनके वे सारे धार्मिक, मौलिक, सामाजिक और व्यक्तिगत अधिकारों को छीन लिए, जिन पर उनका प्राकृतिक और सामाजिक हक था। जो बगावत करता था या अपनी स्वतंत्रता चाहता था, उसे नित्य कर्म के लिए भी नहीं जाने दिया जाता था और यदि वह जाता भी था तो उसके साथ एक सिपाही जाता था। सोचिए कितनी विकट परिस्थिति थी वहाँ। आज के जैसे बिल्कुल नहीं, जिसमें यातना नहीं है, खुशी है और भ्रम भी है। इतना ही नहीं, वे मजदूर अपना सुख दुख एक दूसरे से कह भी नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे। कुंदन, लाल पसीना का मुख्य चरित्र, उसने एक बार जब सिपाही की सज़ा पर अपनी आत्मरक्षा का प्रयास किया तो उसे गोरी औरत को नंगे स्नान करते हुए देखने और उसके पति की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सज़ा दे दी गई, जहां उसने कैदियों को दर्दनाक यातनाएं भुगतते देखा, बिना किसी गुनाह के कैदियों को मृत्यु पाते देखा। उसने देखा मजदूर कैदियों को किस तरह बीमारी के बाद भी काम पर जाना होता था और थोड़ा सा रुकने पर हंटर की मार पड़ते थे। मतलब यातनाएं ही यातनाएं। इन सब के बीच भी ये मजदूर गीत गाते रहे, उनकी पीढ़ियां वहाँ बनती रहीं। धीरे धीरे करके समय बदला, इनके अंदर भी साहस जगा। तो जो सबसे पहली रचना आई मॉरिशस में वह होली की थी, जो हिंदुस्तानी नामक अखबार में छपी थी। आर्य ने ऐसी होली मचाई, चहुदिशी से सज्जन सब आए, बैठ समा बनाई, गावत वेद अति नीको, ध्यान यस अगिराई। अगम गनी जाकी है राई। यूं ये कविता भारतीयों के प्रवास के वर्षों बाद लिखी गई, पर यह कविता ही मील का पत्थर बन गई। फिर इसके 10 वर्षों बाद नारायण चतुर्वेदी की लिखी रसपुंज कुंडलियाँ आई। इन कुंडलियों की भाषा में ब्रिज, भोजपुरी और अवधी का प्रभाव था। मैं आपको उनकी लिखी एक कुंडली सुना रही हूँ। भैया जो सुख चहुदू मिलिहे बसेहु नेहे, रोगी दीन दरिद्र पे अर्पण करिए देहे। मधुकर मॉरिशस के पहले राष्ट्र कवि थे, जिनकी 20 से
अधिक काव्य कृतियाँ प्रकाशित हुईं। मधुकर जी को अपनी भारतीय संस्कृति और भाषा से बहुत प्रेम था। उन्होंने हिंदी गाना शीर्षक से एक काव्य संग्रह भी लिखा। उनकी कविता की 2 लाइन है, रे साथी कदम बढ़ाता चल, बहती है मानव के भीतर अविरल अमृत धारा, आज गुलामी के बंधन को तोड़ तोड़ के चल। इस कविता में भाषा, भाव और साहस भरने का जो संदेश है वह समझा देता है कि इन रचनाकारों का व्यक्तित्व और रचनाएं दोनों में ही किस तरह भारतीयता बसी हुई है। सच तो ये है कि इन्होंने सिर्फ अपनी भाषा को बचाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि समय के बदलाव के साथ इन्होंने खड़ी बोली, भोजपुरी और इंग्लिश और अपनी संस्कृति की विरासत, अपने सनातनी संस्कार, धर्म, ग्रंथों की पात्र सबको समेटकर अपनी भारतीयता को भी बचाए रखा। इसमें जहां अभिमन्यु अनंत ने लाल पसीना, कैक्टस के दांत, गूंगा इतिहास जैसे उपन्यास, बवंडर बाहर भीतर, इतिहास का वर्तमान, अब कल आएगा, यमराज जैसी कहानियों के साथ ही गुलमोहर खौल उठा। अधगले पंजरों जैसी शोषण, दमन और अत्याचार और विद्रोह पर कविताएं भी लिखी, जो न केवल अमानुषी सत्ता का विरोध थी, बल्कि सामाजिक विद्रूपताओं, विसंगति, परंपराओं का भी विरोध थी। उन्होंने लिखा, मुझे इतिहास की राख में छुपी गन्ने की खेती की वे आहें याद आ गई। आज जहाँ खामोशी चित्कारती है, ना तो गूंगे इतिहास ने सुनाई दी कभी पूरी कहानी हमें, ना ही बहरे इतिहास ने सुना था उनके चित्कारों को, जिसकी इस माटी पर बही थी पहली बूंद पसीने की। अभिमन्यु अनंत की तरह ही रामदेव सिंह धुरंधर ने भी पूछो इस माटी से चेहरे की आदमी और पथरीला सोना जैसी कई महत्वपूर्ण कृतियों से मॉरिशस की अस्मिता, संस्कृति, आधुनिक जीवन के तनाव, संघर्षों और आस्थाओं के साथ भारतीयता को भी समान रूप से अभिव्यक्ति दी गई है। इस तरह हम जब प्रवासी साहित्यकारों को पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि पश्चिमी सभ्यता के बीच रहकर भी उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को किस तरह टूटने से बचाया है, संभाला है। वे सिर्फ नई पीढ़ी के लिए एक नई ज़मीन ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि समय को पकड़ते हुए मुहावरे, नए विषय वस्तु और नई शैली को भी जोड़ दे रहे हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, इस परिभाषा को उन्होंने खोने नहीं दिया है। कहने में थोड़ी भी अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रवासी साहित्य में भारत का ही दिल धड़कता है। अंततः एक बात अवश्य कहना चाहूँगी कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास साहित्य और संस्कृति की अकुत संपदा है। जितना साहित्य हमारे देश की सभी भाषाओं में लिखा गया या आज भी लिखा जा रहा है, उतना पूरे यूरोप में नहीं है, पर उसका एक भी अंश दूसरे देशों तक नहीं पहुंच पाता। मैं चाहती हूं कि आज इस सेमिनार के माध्यम से हमारी यह सोच हर प्रवासी लेखक तक पहुंचे कि वे अनुवाद के माध्यम से अपने देश की हर भाषा के साहित्य का अनुवाद विश्व के हर कोने तक ले जाए। इससे हमारा समृद्ध साहित्य विश्व में जाना जाएगा और वे भी समृद्ध होंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल लौटेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।